नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडियाज़ 18 में आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूर्व नेवल पायलट अशोक सिन्हा जी। जी हाँ, इन्होंने 1965-1971 के भारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनको सन ऑफ विक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं अशोक सिन्हा जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। अशोक जी, जितना बोला जाए उतना कम है। 1965-1971 दोनों वॉर आपने देखी। आज सब हिंदुस्तान की जनता आपको सुन रही है। उस समय के बारे में जानना चाहेंगे, कितना डिफरेंट था उस समय का माहौल, क्योंकि आपने 1965 का भी वॉर देखा और 1971 का भी देखा। 1965 में हमारा स्क्वाड्रन, नेवल स्क्वाड्रन जामनगर में था। हम लोग वहाँ फायरिंग प्रैक्टिस के लिए गए थे और एक दिन हम लोग को ऑर्डर आया और ब्रीफिंग हुई सुबह कि हमने पाकिस्तान पे आक्रमण करना है। 9 बजे ब्रीफिंग थी, 11 बजे अटैक था। लेकिन 10 बजे हमें खबर आई कि हमको अटैक नहीं करना है और स्क्वाड्रन को स्टैंड डाउन करना चाहिए। हमारे स्क्वाड्रन कमांडर और हम लोग बहुत निराश थे कि एक मौका मिला था अटैक करने का और वो भी गायब हो गया। खैर, उसके बाद हम लोग ORP पे बैठे रहे। ORP है ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म, यानी कि 2 या 4 जहाज़ हमेशा रेडनेस में रहते थे। दिन भर हम लोग बैठे रहे। हाँ, जो लास्ट ORP था उसमें हमारा स्क्वाड्रन कमांडर लेट एडमिरल RV सिंह और मैं ORP पे थे। मैं उनका स्टाफ ऑफिसर था, तो मैं नंबर 2 था। करीब 6:15 बजे जो एयरफोर्स के OC फ्लाइंग थे, ऑफिसर कमांडिंग फ्लाइंग, उन्होंने हमें कहा स्टैंड डाउन। हमारे स्क्वाड्रन कमांडर बहुत बिगड़े। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट है, यही अटैक का समय होता है, आप हमें कह रहे हैं स्टैंड डाउन करने को। उन्होंने कहा आप एयरफोर्स बेस पे हैं, स्टैंड डाउन। स्क्वाड्रन कमांडर ने कहा ओके, विल स्टैंड डाउन। पर हमारे स्क्वाड्रन कमांडर ने सबको चेतावनी दी कि तुम लोग मेस जाके खाना पीना ज़्यादा मत करना, क्योंकि कभी भी कॉल आ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने अपने हवाई जहाज़ों को डिस्पर्स कर दिया, यानी एयरफील्ड की अलग अलग जगहों को एक एक जहाज़ रख दिया, उनको कैमोफ्लेज कर दिया और हम लोग मेस जा रहे थे। मैं एक यंग ऑफिसर की मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ था और हम लोग मेस जा रहे थे। 3-4 मिनट बाद ही हमने देखा कि एक कैनबरा जहाज़ लो लेवल से आके ऊपर उठने लगा अटैक पोजीशन में, और उसके एकदम बाद दूसरा, तीसरा, और जब तक कि हमने कहा वर्मा स्टॉप, वी आर अंडर अटैक। वो समय क्या था? समय वो शाम को 6:30 पौने सात मैं कहूँ, पर उस वक़्त रोशनी थी। मैंने कहा वर्मा वी आर अंडर अटैक। तो यंग मैन हंसने कहता सर ये एयरफोर्स वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जब तक कि मैंने कहा बिल्कुल नहीं, उनका पहला जहाज़ डाइव में आके उसने पहली रॉकेट मारी हमारे बिल्कुल बगल में, और उसके बाद 7 कैनबरास एक के बाद एक उन्होंने आधे घंटे बॉम्बिंग और रॉकेट अटैक एयरपोर्ट पर किया। सर, वहीं हम 1971 की बात करते हैं। 1971 काफ़ी बड़ा युद्ध था पाकिस्तान और भारत के बीच में। कई सैनिक हमारे उसमें मारे भी गए थे। उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आज की जनरेशन उस बारे में जानना चाहती है, क्योंकि 1971 एक इतिहास बना है हमारे हिंदुस्तान में। तो उसके बारे में कुछ बताइए।
71 हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था और है, क्योंकि INS विक्रांत जो कि एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था उस वक्त, लड़ाई में गया। और कैसे गया बहुत बहुत कम लोगों को पता है। मैं गौरव से कह सकता हूँ कि शायद मैं ही एक आदमी हूँ जो कि सारी कहानी जानता है, विशाखापट्टनम से, खुलना चलना से, चिटागोंग से और वापस चेन्नई। हमारे जो कमांडर इन चीफ थे नेवी के, वो थे एडमिरल कृष्णन। अब इस लड़ाई में सब तारीफें एडमिरल नंदा को गई थी, क्योंकि वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। लेकिन जो असली तारीफ होनी चाहिए वो एडमिरल कृष्णन की होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अपने डिसीजंस लिए वो और कोई नहीं लेता। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका स्टाफ ऑफिसर था, स्टाफ ऑफिसर एविएशन, क्योंकि मैं मेडिकली उस वक्त ग्राउंडेड था। और कोई बात नहीं थी, सिर्फ हमारे फुटबॉल में पैर टूट गया था, इसलिए मैं ग्राउंडेड था। एक दिन उन्होंने बुलाया, कहा अशोक, कैन वी ब्रिंग द कैरियर हियर। मैं चौकन्ना हो गया। मैंने कहा कि वो तो जानते हैं कि विक्रांत बॉम्बे में बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास 3 ही बॉयलर हैं और एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने के लिए कम से कम 4 बॉयलर, मिनिमम 4 बॉयलर चाहिए, और वो चौथे बॉयलर के रिपेयर का इंतज़ार कर रहा है बॉम्बे में। तो भला हम उसको लाके करेंगे क्या? तो एडमिरल कृष्णन ने मेरे से जब पूछा कि कैन वी ब्रिंग द कैरियर हियर, मैं चंद भर तो चुप रहा। फिर मैंने कहा सर हाफ एन आवर प्लीज़। मैं गया, आधे घंटे बाद मैंने कैलकुलेशन वगैरह करी, स्पीड ये वो। फिर मैंने आके एडमिरल को कहा यस सर वी कैन। मेरे से कहते हैं श्योर। मैंने कहा यस सर, अगर आपका ठीक इंजीनियर ऑफिसर शिप पे हो तो ला सकते हैं। ठीक है, मैं निकल गया। 2 दिन बाद एडमिरल ने कहा कि हम कैरियर ला रहे हैं। हमने कहा ठीक है साहब, और उन्होंने कहा कि हम उस पर एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट करेंगे। तो मैं ज़रा चुप रहा, क्योंकि ये बहुत ही टॉल ऑर्डर था। लेकिन अगर एडमिरल ने कहा करेंगे तो करेंगे। कुछ दिन बाद विक्रांत आई विशाखापट्टनम के बाद, और हेलीकॉप्टर पहुंच गया। अब आप समझिए कि उन दिनों विशाखापट्टनम, हम लोग वाइजैक कहते थे, बहुत ही साइलेंट स्लीपी टाउन था। मतलब वहाँ कुछ नहीं होता था, नेवी छोड़ के। और एकदम से जब हेलीकॉप्टर आए तो सारा शहर जाग गया। कुछ दिन बाद एलिजेज आ गए, उनको हम लोगों ने एक करके शिप पे भेजा, बिना एम्यूनिशन के, बिना लोड के, जो मिनिमम फ्यूल होता है उस पर करके अच्छे पायलट से उड़ा के ले गए शिप पे। तो कुछ, और उसके बाद हफ्ते भर हमने उसको ऑपरेट किया सक्सेसफुल। फिर उनका थोड़ा लोड बढ़ाया, वो भी ठीक हो गया। इतने में स्पीड भी थोड़ी बढ़ने लगी। तो मतलब एलिजेज और हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करने लगे शिप से। अब रही बड़ी बात, एडमिरल ने बुलाया मेरे को, कहा व्हाट अबाउट योर स्क्वाड्रन। मैं तो फाइटर स्क्वाड्रन सीऑक्स में था। मैंने कहा सर
स्पीड है मेन चीज़, और उसके लिए आपको बहुत बढ़िया इंजीनियर ऑफिसर चाहिए। कहते ठीक है। मैंने कहा लेकिन इंजीनियर ऑफिसर मिलेगा कि नहीं वो मैं नहीं कह सकता। मैंने कहा डोंट वरी। उन्होंने इंजीनियर ऑफिसर खोजा, पकड़ा, शिप पे भेजा और स्पीड बढ़ने लगी। उसके बाद सीहॉक स्क्वाड पूरा एक के बाद एक, और पहले तो बड़े एक्सपीरियंस पायलट्स गए, और जो हम लोग कहते हैं बिना ड्रॉप टैंक्स, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के, बिना आर्मामेंट के उन्होंने लैंड किया, और एक के बाद एक लैंड करके फिर उन्होंने ऑपरेट किया। तो ये जो चीज़, और जो ग्राउंड क्रू थे शिप पे, उनकी खुशी का तो कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि इस स्पीड पे लैंड करना, इस स्पीड पे से टेक ऑफ करना होता नहीं है। ये तो स्क्वाड्रन और शिप की तारीफ थी कि 3 बॉयलर पर जहाज चल रहा, मैक्सिमम स्पीड इसकी क्रिटिकल स्पीड पे थी, पर ऑपरेट कर रहे थे। बात बनती रही। तो एक दिन कैप्टन विक्रांत आए एडमिरल कृष्णन को मिलने, और उन्होंने मीटिंग करके वो चले गए। फिर एडमिरल ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि अशोक वी आर गोइंग टू, यू आर नॉट स्टेइंग हियर। मैंने कहा कि साहब हम ही तो ये देखना चाहते हैं ये। तो उन्होंने कहा नहीं, कैप्टन विक्रांत wants you to come and take over as a senior pilot of the squadron। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, पर मैंने कहा सर मेरा पैर, क्योंकि मैं तो डाउनग्रेडेड मेडिकल। उन्होंने कहा कि तुम्हारा हाल क्या है? मैंने कहा मेरा हाल तो बढ़िया है, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो कहा जाओ तुम बेंगलोर और अपना मेडिकल अपग्रेड कराओ एंड जॉइन द शिप। मैं गया बेंगलोर अपनी गाड़ी में। वहाँ पे एक ग्रुप कैप्टन मैनिक शॉ थे, जो हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूट थे। तो मैं उनके कैबिन में गया। कोई जाता नहीं है वैसे डायरेक्टली हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूट, पर उन दिनों माहौल ही ऐसे थे। हम लोग को तो लड़ाई की वार्निंग मिल गई थी, पर बाकी दुनिया तो सो रही थी। मतलब वो तैयारी शुरू हो चुकी थी हम लोग पे वहीं पे वायदाग में और ईस्टर्न कमांड में, लेकिन बाकी दुनिया को कुछ पता नहीं था। वो अपनी पुरानी आदतों में थे। तो मैं ग्रुप कैप्टन मैनिक शॉ के कमरे में गया। पहले तो उन्होंने कहते हैं यस। मैंने कहा सर आई हैव कम टू गेट माय मेडिकल कैटेगरी अपग्रेडेड। हमको कहते हैं ओह यू हैव कम टू गेट योर मेडिकल कैटेगरी, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा सर हु हैज सेंट यू? मैंने कहा एडमिरल कृष्णन सर। ग्रुप कैप्टन मैनिक शॉ बहुत बिगड़े मेरे पे। मैंने कहा सर आप बुरा ना माने, प्लीज़ टॉक टू एडमिरल कृष्णन। कहते हैं ओके। तो मैंने उन्हीं का फ़ोन उठा के मिलाया एडमिरल कृष्णन को, और मैंने एडमिरल कृष्णन कहा सर ग्रुप कैप्टन मैनिक शॉ वांट्स टू टॉक टू यू, और मैंने फ़ोन पकड़ा दिया। अब उसके बाद जो एडमिरल कृष्णन ने उनको डांट लगाई, वो खड़े हो गए और यस सर करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। पर मेरी तरफ देख के उन्होंने कहा कि मैं कभी ये बात भूलूंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है सर। तो हमारी अपग्रेडिंग हुई और फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई और
मद्रास चला गया। उन दिनों मद्रास होता था चेन्नई, और बहुत ज़बरदस्त रियूनियन हुआ। हमारी गाड़ी वहाँ, तो अब गाड़ी तो चेन्नई छोड़ नहीं सकते, तो मैंने कमांडर एयर से कहा कि सर इसका क्या करना है? कहते हैं जो तुम हर बार करते हो। मैंने कहा ले जाऊं? कहते हाँ। तो अपनी गाड़ी जहाज़ पे हैंगर में रख दी, और फिर सीनियर पायलट टेक ओवर। हम जहाज़ सेल कर गया। अब मैं 6 महीने से मैंने फ्लाई नहीं किया था। होता ये है कि हमेशा कैरियर पर लैंड करने के पहले पायलट्स को एक चीज़ करनी पड़ती है, मेडल्स। वो होता है कि शोर रनवे पे मिरर के साथ लैंड करते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर 6 महीने से हमने फ्लाई नहीं किया था। मेडल तो मेडल, हमने फ्लाई नहीं किया था। तो जो हमारे ओसी फ्लाइंग या कमांडर एयर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, सेल कर रहे हैं हम लोग और सारी फ्लाइंग चल रही है, मतलब एयरक्राफ्ट। तो कैप्टन वांट्स टू नो, shall we send you ashore for some practice or will you take off from the carrier? Are you happy? मैंने कहा वो सवाल ही नहीं है, I'll take off from the carrier. He said 6 months you haven't flown. मैंने कहा sir, you know I've been born in this aircraft. Then no question. You put me in, and don't worry. तो कैप्टन ने बताया उन्होंने। कैप्टन ने कहा if he is confident, let him go. तो हमने ब्रीफिंग ली कैटapult पे एंड सॉर्टी विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट 6 months। और फिर उसके बाद रेगुलर फ्लाइंग होती रही। 4th December 10:30। 4th December अब तक तो हम लोग को पता लग गया था कि वी आर गोइंग टू वॉर। और 4th December सुबह 7 बजे ब्रीफिंग हुई, अटैक उनका कॉक्सेस बाजार, सब कुछ। 8 एयरक्राफ्ट सीऑक्स, हमारा स्क्वाड्रन कमांडर, उसके साथ 3, मैं 62, 3, 8 एयरक्राफ्ट। 10:30 4th December फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैटapult, और फिर 4 एयरक्राफ्ट हमारे स्क्वाड्रन कमांडर के, 4 हमारे। जब मैं एयरफोर्स को बोलता हूँ, वो बिलीव नहीं करते हैं कि हम लोग 50 to 100 feet above the water गए थे। अब आप समझिए 50 to 100 feet अगर आप छींकिएगा तो पानी में चले जाइएगा। कॉक्सेस बाजार गए, अटैक किया, वापस आए। उसके बाद 2 या 3 दिन बाद हम लोगों ने चिटागोंग पर अटैक किया। वहाँ पे काफ़ी फायरिंग थी। हमारे स्क्वाड्रन कमांडर की एयरक्राफ्ट में चोट आई थी, और फिर हम लोगों ने खुलना को अटैक किया, छलना को अटैक किया, कई अटैक किए वहाँ पे। और इतना मोराल हाई था कि कोई किसी को सोचने का टाइम नहीं था। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपके ग्रुप में कोई पकड़ा गया हो उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वॉर थी 1971 की, क्योंकि जब भी पढ़ते हैं बहुत कुछ सुनने को मिलता है उस वॉर के। और हम अपने को बहुत लकी समझते हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं 1971 की लड़ाई के बारे में। भारत का बहुत
हम लोग, हमारा एक पायलट विक्रांत से नहीं, दूसरी जगह से क्रैश कर गया, उसका पता नहीं लगा क्या हुआ। अलीजे पायलट था वेस्टर्न फ्रंट पे, पर विक्रांत से कोई नहीं पकड़ा गया, हम लोग बच गए। सर जब वॉर जीती फिर उसके बाद एक अलग सुकून था इंडियन फौज में, नेवल, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या एक्सपीरियंस रहा वो इतना बड़ा मंजर देखने के बाद, जंग जीतने के बाद, फिर एक खुशी की हाँ हम इसमें शामिल रहे? सेलिब्रेट आपस में तो हम लोग करते स्क्वाड्रन में, पार्टी वगैरह ये सब। सबसे खुश तो होती हैं बीवियाँ, फैमिलीज। बहुत यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्योंकि जब एक जंग में सिपाही जाता है हमारे हिंदुस्तान का, तो कहीं ना कहीं घर वालों के दिमाग में एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहता है, हमारे घर से जो हमारे योद्धा गए हैं वो वापस आएंगे या नहीं। हम इसी बारे में बात करें सर, किस तरीके से मतलब आप गए, घर में आपने फ़ोन किया होगा कि वॉर हो गई है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? एक तो बताया ही नहीं कि जा रहे हैं, क्योंकि उन दिनों सेल फोन तो होता नहीं। टेलीफोन पे बात करने के लिए अगर यहाँ बात करिए तो 6 ब्लॉक तक सुनाई पड़ता था, तो किसी ने बताया नहीं। इन लोगों को न्यूज़ अखबारों से पता लगा, और विक्रांत गई थी वो बहुत बाद में पता लगा, और जब तक इन्हें पता लगा हम लोग वापस आ रहे थे। सर आपको सन ऑफ विक्रांत के नाम से भी जाना जाता है, बहुत लोगों ने सुना है उस शिप के बारे में। सर जब आपने पहली बार देखा सन ऑफ विक्रांत, क्या फीलिंग थी अंदर? और कई लोगों ने जो उसमें काम कर चुके उन्होंने उसको मदर के ऊपर दी, मदर जैसी फीलिंग उनको। विक्रांत को तो हम लोग मदर कहते थे, और क्योंकि जब वापस सऊदी से वापस आते थे तो मदर ही की फीलिंग आती थी, क्योंकि उन दिनों हमारे पास रेडार नहीं थे, और जहाज़ के भी रेडार बड़े लिमिटेड थे। तो जो फीलिंग होती थी वापस सऊदी से आके जहाज़ देख के, वो हम ही जान सकते हैं। सर थोड़ा सा विक्रांत के बारे में हमें बताइए, किस तरीके से था? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी युवा पीढ़ी को रहता है कि काश हमने वो शिप देखा होता, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना 1971 की लड़ाई में। विक्रांत पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था नेवी का, और बहुत ही बढ़िया शिप थी, बड़ी शिप थी। जो बाकी नेवी के शिप्स थे वो तो छोटे छोटे लगते थे इसके सामने, और जो भी विक्रांत में सर्व करता था वो बड़े प्राइड से कहता था विक्रांत। बाहर जाके भी विक्रांत, और पायलट्स तो खैर इतने हाई लेवल पे रहते थे कि कोई समझ नहीं सकता। तो बहुत बड़ा जहाज़ था, बहुत बढ़िया जहाज़ था, और वही मैं कह रहा हूँ ना कि जिसने भी उसमें सर्व किया है वो अभी तक याद रखता है उसको। पहली बार जब आपने देखा तब आपको क्या फीलिंग, क्या? पहली बार जब हमने देखा तो बस यही मन कर रहा था कि यहाँ सर्व करेंगे। सर अब हम आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि एक पायलट जो होता है बहुत उसकी लाइफ डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें उस समय, क्योंकि उस समय वॉर का दौर था, लड़ाइयाँ 1965, 1971, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद लोग जानना चाहते हैं उन वॉरों के बारे में, कितना डिफरेंट था और लाइफ से। फैमिली भी कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट रहती थी, फैमिली को टाइम नहीं दे पाना, पूरा फोकस हिंदुस्तान की सेवा की तरफ। कितना डिफरेंट लाइफ था एक आम पब्लिक से एक नेवल पायलट। एक नेवल पायलट का
फाइनल डेस्टिनेशन होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ना फ्लाई करे तो उसको अफसोस ही रहता है। हाँ, ये भी है कि अब हमारी नेवी में बड़े बड़े एयरक्राफ्ट आ गए हैं जो कि कैरियर पे नहीं लैंड कर सकते, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो कैरियर पायलट्स हैं, फाइटर पायलट, छोटे एयरक्राफ्ट के, उनके लिए तो फाइनल डेस्टिनेशन कैरियर ही होता है। और कैरियर पर फ्लाई करना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि किसी को भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते। दिन में 2 या 3 बार अपनी लाइफ रिस्क करना और एंजॉय करना ये बहुत ही ख़ास आदमी के दिमाग में बात होती है। अच्छा सर, अब हम इस वक्त पर वापस आते हैं। जिस तरीके से पुलवामा में अटैक हुआ, हमारे काफ़ी सारे जवान शहीद हुए, किस नज़रिए से आप उसको? ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, लेकिन गलती हमारी अंदर की है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिकल टीम है, वो हमारे जवानों को ठीक से काम नहीं करने देते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बात हुई, ये एक्सप्लोसिव वाली, सीआरपीएफ का नियम था कि जब इनकी कॉन्वॉय चलेंगी तो प्राइवेट गाड़ियाँ सड़क पर नहीं चल सकती। लेकिन कुछ साल पहले ये अपने पॉलिटिशियंस ने इसको हटवा दिया। ये नहीं कि सीआरपीएफ वाले करना चाहते हैं, तो उनको करना पड़ा और उसकी वजह से ये सब हुआ। तो जब तक ये पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को गोली नहीं लगेगी दुश्मन की, तब तक ये बात सुधरेगी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि आईएएस जो है, इनका एक कोर्स होता है, इनका पढ़ना लिखना जो भी करना आता है, तो ये क्यों नहीं करते कि हर कोर्स में 3 महीने सियाचिन भेजें, 3 महीने सबमरीन में भेजें और 3 महीने एयरफोर्स बेस पे भेजें। तब हर आईएएस ऑफिसर को पता लग जाएगा कि हमारा फौजी क्या करता है। अभी तक तो उनको पता नहीं। अभी तक तो ये सोचते हैं कि फौजी का नाम है काम है अपनी जान देना, हमारा काम है उसका फ्यूनरल बनाना। ऐसे नहीं होता। और पॉलिटिशियंस की भी यही बात है। साल भर पहले यूपी के किसी पॉलिटिशियन ने कहा, जबकि ये सिपाहियों की बात ही कहता, तो उनका तो ये काम ही है अपनी जान देना। तो ये अप्रोच है। जब तक कि ये अप्रोच बदलेगी नहीं, हमारे जवान मार खाएंगे। सन ऑफ विक्रांत के नाम से आप फेमस हैं। आज आपको लोग देख रहे हैं, लोग सुनेंगे, कुछ मैसेज देना चाहते हैं देश के नाम पर? मैं हर नौजवान को कहूँगा, फौज में जाओ, फौज में नेवी में जाओ और नेवल पायलट बनो। आज हमारे साथ मौजूद रहे सन ऑफ विक्रांत के नाम से विख्यात अशोक सिन्हा जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें अपने बारे में बताई और सन 1965 और 71 की लड़ाई के बारे में बताया, और जिस तरीके से इन्होंने देश के नाम एक संदेश दिया नौजवानों को आगे बढ़कर देश की सेवा करने का। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडियाज़ 18। नमस्कार।